हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली दो हिस्सों में जो है मैंने डिवाइड की हुई है। एक ही वीडियो है, बेसिकली उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक से ही मार्क करवा दूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के जो कि बुक में मार्कअप नहीं हुए हैं आपको मुश्किल होगी, उसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई है, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्विकली जो है क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप नोट करें, लिखा हुआ है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव्स द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप नोट डाउन करें तो ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर में पहले से भी रीड आउट किया हुआ है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसके आंसर की तरफ आने के लिए हमें बुक का पेज नंबर ओपन करना पड़ेगा और ये बुक का पेज नंबर 29 है, चैप्टर नंबर 2 का। तो यहाँ पर आप देखें, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। आपने ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन यहाँ पर एडअप करनी है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये आपने जो है लाइन जो है अंडरलाइन कर लेनी है। ये देखें, ये आपने अंडरलाइन करना है और इसके अलावा आपने ये चीज़ अंडरलाइन करनी है, ठीक है। इसके अलावा उसने, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी आ सकता है, इसलिए इसमें ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से भी बताना है। उसके अलावा ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स भी बतानी है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स पे आएंगे तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने लीनियर मोशन की डेफिनेशन के ऊपर आना है। लीनियर मोशन की डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन है और इसकी ये एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर आ जाना है। आफ्टर देन आपने सर्कुलर मोशन पे आना है और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये अंडरलाइन कर लिया सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और फिर इसकी एग्जांपल पे आ जाना है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and the motion of a moon around the earth is also example of circular motion। ये इसके आंसर्स बता रहा हूँ मैं, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है। उसके अलावा आपने थर्डली इसमें जो मार्क करना है, जो इसमें आपको लिखना होगा, वो रैंडम मोशन के हवाले से होगा। द डिसऑर्डर इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। मोशन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इज आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमने ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, उसको अंडरलाइन किया है, जिसमें हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैंने ट्रांसलेटरी मोशन का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये मैंने 2.2 वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। इसके अलावा अब हमारा मूव करते हैं 2.3, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स। डिफ्रेंशिएट करें इनको। सबसे पहले जो आ रही है उसमें आप नोट डाउन करें तो ये हमारे पास आ रहा है रेस्ट एंड मोशन, फिर सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, उसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये वैसे बुक में मार्कअप हुए हुए हैं, हमने चैप्टर को रीड आउट भी किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहें तो जो 9th क्लास की जो प्ले लिस्ट है, जिसको ऊपर मैंने मार्क भी किया हुआ है, ठीक है, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं, 9th क्लास की प्ले लिस्ट में जाके। अब आप नोट डाउन करें कि हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट करें कि अब हमने मूव करना है सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन के ऊपर। अब आप नोट डाउन करें कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारे पास रेस्ट और मोशन के हवाले से बताया गया है। ये देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फर्स्ट। उसके बाद मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये आ जाता है। इसके अलावा अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ आए तो ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रेस्ट और मोशन के हवाले से इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। इसको भी आप अपने डिफरेंशिएट में लिख सकते हैं।
उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट, भी था सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। चलिए सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन की तरफ मूव करते हैं। आप नोट करते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। अगर आप नोट डाउन करें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन के हवाले से है। ये देखें ये सर्कुलर मोशन है, ये देखें, ठीक है। और आप नोट डाउन कर रहे हैं पहले से ही, ये सर्कुलर मोशन है। और ये देखें ये इसकी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद फिर अगर आप नोट डाउन करें रोटेटरी मोशन के ऊपर, तो रोटेटरी मोशन ये देखें, ये हमारे पास आ गई रोटेटरी मोशन। देखिए ये रोटेटरी मोशन आ गई। तो अब रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन भी आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, ये देखें ये डेफिनेशन है, ये पिंक बॉक्स में पहले से हाईलाइटेड है, मैं हाईलाइटेड कर भी देता हूँ। ये देखें ये आ गई। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल की तरफ भी मूव कर लेते हैं। इस एग्जांपल के लिए आपको जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, देखिए द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन is a circular motion and not the spinning motion. Okay, however, the motion of the earth about its geographical axis that causes the day and night is a rotatory motion. बेसिकली अगर इसकी एग्जांपल को कोट आउट किया जाए ज़्यादा बेहतर तरीके से तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करें, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस दैट कॉजेज द डे एंड नाइट इज़ अ रोटेटरी मोशन। ये बेसिकली जो मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट की है, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारे पास रेस्ट और मोशन को भी हमने डिस्कस कर लिया और इसके अलावा हमने सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि ये हमने फर्स्ट को भी डिस्कस कर लिया और हमने सर्कुलर मोशन को भी, ये रोटेटरी मोशन को भी डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म्स थोड़ी सी नेक्स्ट पेज के ऊपर पेजेस के ऊपर जाके हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पेज नंबर 35 है, जहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस के वाले से लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास डिस्टेंस के वाले से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस के वाले से आ गया और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस d in a particular direction is called a displacement. It is a vector quantity, ठीक है, and represented by d। ये हमारे पास डिस्टेंस के बाद लिखा हुआ है, डिस्टेंस d in a particular direction is a displacement. It is a vector quantity and represented by d। ये भी कुछ पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो है स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। स्टूडेंट्स ये भी हमने चैप्टर में रीड आउट किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बिल्कुल नीचे ही टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट पेज नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास आता है स्टूडेंट स्पीड के ऊपर, स्पीड की डेफिनेशन और फिर आगे स्पीड का फार्मूला भी नोट डाउन कर लें आप। ये देखें ये स्पीड का फार्मूला है, इसको भी नोट डाउन करें, ठीक है। और इसके अलावा डिस्टेंस जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो ये आपके पास स्पीड भी होती है, ये भी स्केलर है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये आपके पास 2 से 3 पॉइंट्स हो जाएंगे लिखने के लिए। स्पीड, उसके बाद स्टूडेंट्स वेलोसिटी के ऊपर उसने पूछा है, तो वेलोसिटी को भी अंडरलाइन कर लें। ये देखें द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। और इसके अलावा वेलोसिटी का फार्मूला अंडरलाइन कर लें। ये देखें ये फार्मूला है, इसको अंडरलाइन कर लें। और इसके अलावा इसकी यूनिट है ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। सो ये हमारा पॉइंट डिस्कस हो गया। उसके बाद लीनियर मोशन और रैंडम मोशन को और स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लीनियर मोशन और रैंडम मोशन के लिए आपके पास अगेन आपको बुक के पिछले पेजेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। देखें ये हमारे पास बुक के कुछ पिछले पेजेस हैं। लीनियर और रैंडम को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्केलर वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो लीनियर मोशन के लिए आपके पास ये हमारे पास है लीनियर मोशन। देखें लीनियर मोशन
ये डेफिनेशन है हमारे पास, और ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास इसकी, ये देखें ये एग्जांपल आ जाती है। और उसके बाद अगर रैंडम मोशन की तरफ मूव करना चाहें तो रैंडम मोशन की ये देखें ये डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये मैंने पहले भी अभी अंडरलाइन करवाया आपको, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में। उसके बाद स्केलर्स और वेक्टर के ऊपर था पॉइंट अगला। तो स्केलर और वेक्टर्स के लिए आपको नेक्स्ट पेजेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। पेज नंबर 33 पर आ जाएं। स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ये देख लें। और इसके एग्जांपल की तरफ आना चाहें तो इस एग्जांपल्स भी लिखते हैं आप। ये देखें एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। उसके बाद वेक्टर की तरफ आना चाहें तो वेक्टर की ये डेफिनेशन है आपके पास, कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद एग्जांपल की तरफ आना चाहें डिस्टेंस, इसकी एग्जांपल की तरफ आना चाहें तो कुछ एग्जांपल मैं इसकी कोट आउट करवा देता हूँ आपको। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारा बेसिकली 2.3 क्वेश्चन था जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हम 2.4 की तरफ आएँ तो इसमें अगेन वो टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के हवाले से पूछ रहा है, जो कि पहले से बुक के अंदर मार्क्ड है, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो हमारे पास पेज नंबर नेक्स्ट पेजेस के ऊपर देखें, ये स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर है। यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, स्पीड और फिर वेलोसिटी के ऊपर, ये नेक्स्ट पेजेस के ऊपर, पेज नंबर 36 के ऊपर। और फिर एक्सेलरेशन के लिए आपको पेज नंबर 38 के ऊपर आना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन के ऊपर है। यहाँ से आप इनको मार्क कर सकते हैं, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, सब कुछ। सो 2.4 जो है स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था जो कि बुक के अंदर मार्क था, इसको आपने वहाँ से कर लिया। 2.5 और 2.6 के हवाले से अभी जो है मैं आपको मार्क करवाऊँगा। इसके हवाले से बुक के अंदर आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी जो बुक के अंदर आंसर मौजूद हैं उनको भी मार्क करवा रहा हूँ। अभी 2.5 और 2.6 को अभी हमने बेसिकली स्टूडेंट्स डिस्कस करना है इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट आगे जाके। 2.7 की तरफ मूव करते हैं। स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ from body starting from rest, how we will determine the body speed from this graph, ये आपने। और इसके अलावा what would be the speed time graph of with the time graph for body moving with variable speed। ये दो स्टूडेंट्स 2.7 और 2.8 के आंसर्स जो हैं ये मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। 2.7 के लिए आपको पेज नंबर 40 की तरफ मूव करना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमारे पास आ जाता है। एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस शेप का होगा ये आपने देखना है। ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस शेप का होगा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम 0। ये देखें, ये पैराग्राफ में इसका आंसर आएगा, ये पैराग्राफ, ठीक है। ये बेसिकली कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ 2.7 का, जिसमें वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मेशन में इसका आंसर लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक तो ये था ना ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पोजिशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। The distance moved by the object with the time 0, that is the object at rest. Thus a horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows by the। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये जो ग्राफ है ये भी आपको जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली किस क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, ये 2.7 का है। स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द सिस्टम टाइम ग्राफ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस शेप का होगा, तो देख लें। ये तो हमारे पास जो सेकंड है ये कांस्टेंट स्पीड के है, ठीक है। अब उसने दूसरा पूछा है वेरिएबल स्पीड के तहत, तो वेरिएबल स्पीड का भी आपको अंडरलाइन कर लें। ये देखें, ये वेरिएबल स्पीड के हवाले से है और इसमें आपको ये अंडरलाइन करना पड़ेगा सारा कुछ, ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखें
ये भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये देखें, ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है और इसमें आपको जो है एक ग्राफ भी है, ये भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये भी आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी शेप में ग्राफ है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ये बेसिकली मैंने किस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहा हूँ आपको 2.8 का, ये मैंने आपको 2.8 का आंसर लगवाया है। तो ये जो आंसर है ये 2.8 का है। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, साथ साथ चीज़ें समझ आ रही होंगी। 2.9 के हवाले से स्टूडेंट्स जो है इसको आप कट ऑफ कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस नहीं होते। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास 2.10 क्वेश्चन है, क्विकली मूव कर जाते हैं 2.10 की तरफ। हाउ कैन अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसके लिए मूव करते हैं। हमारे पास ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कुछ मेथड्स हैं, एक है सिंबॉलिकल, एक है ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड का जो मेथड है वो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये पेज नंबर 34 के ऊपर आपने अंडरलाइन करना है ये पैराग्राफ, पेज नंबर 34 के ऊपर ये देखें, आपने इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना है सारा। ये ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने का, ये आंसर है, ये आप अंडरलाइन कर लें। इसके अलावा आपको ये एरो हेड भी बनाना पड़ेगा, इसके साथ फिगर एरो हेड भी बनाना पड़ेगा। सो ये आंसर आपका मार्क हो जाता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 2.11 और 2.12 और कुछ क्वेश्चंस ऊपर से हैं, 2.5 और 6 ये रह गए हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए जो है मैं आपको मूव कर रहा हूँ पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर, जहाँ पर हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर आ गए हैं, जहाँ पर हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। Yes, a body moving at constant speed has acceleration if it changes its direction or moving in a circular path. अगर बॉडी चेंज करे अपनी मूवमेंट को, अपनी डायरेक्शन को, या फिर मूव करे सर्कुलर पाथ के अंदर, तो देन हम ये कह सकते हैं कि उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। 2.6 हाउ डू राइडर इन अ फेरस व्हील पोसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। Since the rider in a Ferris wheel is moving without rotation on a circular path, so rider in a Ferris wheel possess translatory motion. Basically ये 2.6 का आंसर है, ठीक है, क्योंकि राइडर जो है वो जो है सर्कुलर पाथ में रोटेशन के बगैर मूव करते हैं, इसलिए इनकी मोशन जो है ट्रांसलेटरी होती है, जबकि रोटेटरी नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं 2.11 की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा पेंडिंग रह गया था। Why vector quantities cannot be added or subtracted like scalar quantities? इसके आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। Vector have direction and the quantities have direction cannot be added and subtracted like scalar. वेक्टर की डायरेक्शंस होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शंस होती हैं उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। स्केलर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के अंदर ऐड किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन को इस तरह से ऐड अप नहीं कर सकते। 2.12 की तरफ मूव करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन अवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ का हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली वेक्टर आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू लर्न ऑल इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। वेक्टर्स आर यूज्ड व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट बोथ साइज एंड डायरेक्शन ऑफ अ पैरामीटर। वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हमने साइज़ और डायरेक्शन दोनों मालूम करनी हो तो वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटीज़ वी कैन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स एंड इन सेल बोट्स, ठीक है, क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है तो हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का। इसमें मैंने आज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, होपफुली आप सारी वीडियो डिटेल में देख लेंगे एक दफ़ा इसको, और तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।